दोस्तों ये जामी मस्जिद है, यहाँ पर भी प्रवेश टिकट लगता है, 25 रुपये चार्ज होता है। और 15 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क होता है, और फॉरेनर्स के लिए वही 300 रुपये का टिकट होता है। यानी कि जो टिकट है वो सभी दूर मांडव में एक समान ही है। और दोस्तों मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ जामी मस्जिद पर। इसकी जो हिस्ट्री है वो भी मज़ेदार है। वास्तव में जो इसका निर्माण हुआ था वह 10वीं शताब्दी में हुआ था, परमार काल के समय में हुआ था। लेकिन बाद में दिलावर खां गोरी ने इसकी डिज़ाइन को चेंज किया, और महमूद खिलजी तृतीय के समय जो इसका यूज़ किया गया वो एज ए मस्जिद के रूप में किया गया। हालांकि इसे मस्जिद नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुरान के अनुसार मस्जिद में सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है, लेकिन यहाँ पर 3 दरवाजे यानी कि 3 तरफ से एंट्री होती है। तो इसे प्रॉपर मस्जिद तो नहीं कहा जाता है, लेकिन चूँकि ईद के दिन यहाँ पर सामूहिक नमाज अदा की जाती थी, उस वजह से इसे, और जब इकट्ठे होते थे तो इकट्ठा होने के सेंस में ही इसे जामी मस्जिद कहा गया। इंडिया में इस तरह की 3 कंस्ट्रक्शन मिलता है। दिल्ली में एक जामा मस्जिद है, भोपाल में दूसरी जो मस्जिद है वो, और तीसरी ये मांडव में जामी मस्जिद। तीनों का मिला जुला जो मतलब होता है वो एक ही होता है, यानी कि इकट्ठे होकर एक जगह नमाज अदा करना। लेकिन चूँकि यहाँ पर दरवाजे एक से ज़्यादा है, इसलिए इसे मस्जिद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी इसे जामी मस्जिद कहा जाता है। और दोस्तों मैं अब जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ। ओवरऑल जो मुझे इसके स्थापत्य की बात करें तो इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक तो धौलपुर का लाल पत्थर दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो मकराना का जो सफ़ेद मार्बल है वो दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही आप यदि इसमें जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो इसमें गेट पर मुझे कुछ कलर्स का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, प्लस साथ ही फ़ारसी में अभिलेख है, गोथिक शैली में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, लोटस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा मानते हैं कि ये जो ब्लू कलर है, आप देखिए कुछ जगह ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसा माना जाता है कि पहले इसे पूरा लाइट ब्लू कलर होता था इसके ऊपर। तो रात में जब चंद्रमा की रोशनी इसके ऊपर पड़ती थी तो इसका सौंदर्य देखने लायक होता था। और दोस्तों ये जामी मस्जिद के पहले डोम के अंदर आ चुका हूँ मैं, वहीं पर खड़ा हूँ। आप अंदर भी देखेंगे तो आपको ये ब्लू कलर जगह जगह दिखाई देगा। इस तरह से प्रकाश के लिए इसमें पत्थर की जालियाँ लगी हुई है। बेसिकली ये जो जामी मस्जिद है ये दरबार आम होती थी। इस तरह से ये पूरा परिसर होता था। और ये जो ठीक सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जो कॉरिडोर है जो आगे पहुंच रहा है, वहाँ पर राजा बैठते थे, और इस खुले परिसर में यहाँ पर आम जनता होती थी। लेकिन ईदगाह के समय चूँकि इसे नमाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इस वजह से फिर इसे जामी मस्जिद भी कहा जाने लगा। बेसिकली यह दरबार आम होता था। इसमें आगे मुग़ल शैली में 2 गार्डन दिखाई दे रहे हैं। जनरली जहाँ जहाँ भी जो गार्डन है वो मुग़लों की याद दिलाते हैं। कश्मीर में जितने भी जो गार्डन्स डेवलप हुए हैं वो बेसिकली मुग़ल्स के समय डेवलप किए गए हैं। इन सब मोन्यूमेंट्स को देखकर मुझे लगता है कि उस समय कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी रही होगी। इतना सारा रॉ मटेरियल लाना, इतने सारा रॉ मटेरियल से इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन और डेवलप करना। कैसे कोई मान सकता है कि उस समय शिक्षा का स्तर कम होगा। इंजीनियरिंग की डिग्रियां भले ही ना हो, लेकिन ये उत्कृष्ट वास्तुकला और आर्किटेक्ट के नमूने हैं। ये सारे मोन्यूमेंट्स जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैले हैं। और दोस्तों मैं जामी मस्जिद में हूँ, और पीछे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर मालवा के सूबेदार बैठा करते थे, और ये दरबार आम होता था। सामने आम पब्लिक होती थी। इनके जो बगल में आपको जो छोटे छोटे कक्ष दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर जो इनके जो ख़ास सिपा सालार होते थे, जो वज़ीर होते थे, वो यहाँ पर बैठते थे। और इस तरह से यह पूरा हॉल होता था। ये देखिए आप, ये मेरा बैक साइड का एरिया दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये सारा जो पत्थर है, जो लाल पत्थर है, धौलपुर से उस समय राजस्थान से लाया गया था।
हाथियों की मदद से लाया गया होगा, गाड़ियों की मदद से लाया गया होगा। इसमें सामने ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल है और चूँकि इस तरह की जो सरदार के बैठने की जो जगह होती है वो अमूमन मस्जिदों में नहीं होती है, इस वजह से मस्जिद होते हुए भी इसे मस्जिद के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो जामी मस्जिद में नाम बताओ आपका? उदय। ये उदय हैं जो कि धुलिया से आए हुए हैं और ये उनकी फैमिली है। ये भी मांडव को विज़िट कर रहे हैं और यहाँ मुझे मिल गए हैं। और जब भी व्लॉगिंग होती है तो इस तरह से लोगों से मुलाकात होती है और उनसे एक रिलेशन भी बनता है, एक बॉन्ड डेवलप होता है। आप देखिए उदय से कहाँ मुलाकात होती है, अगली ट्रिप कहाँ, क्योंकि आई थिंक उदय भी कहीं ना कहीं घूमेंगे, मैं भी कहीं ना कहीं घूमूंगा अपने व्लॉगिंग के यात्रा पर। तो देखते हैं अगली मुलाकात कहाँ होती है। दोस्तों ये दूसरी फैमिली है जो अहमदाबाद गुजरात से आई हैं, कल्पना जी है और राजश्री जी हैं, और इनसे भी मुलाकात हो गई। चूँकि गुजराती हैं और 7 कोठरी के बारे में जानकारी चाह रही थी तो इनसे बातचीत हुई और फ़िलहाल मेरा मन हो गया कि इनकी बातचीत के बाद इन्हें भी अपने ब्लॉग में कैप्चर कर लिया जाए। तो ये साथ में है मेरे, और देखिए इनसे अब कहाँ मुलाकात होती है। अहमदाबाद जाऊँगा तो डेफिनेटली हुआ तो मिलूँगा। मस्जिद में आने के लिए सामने जो टॉम दिखाई दे रहा है वहाँ से आम पब्लिक आती थी। ये जो रास्ता है यहाँ से राजा और उनके मंत्री लोग आते थे, और ये जो दरवाज़ा है यहाँ से महिलाएं आती थी, जो राज परिवार की महिलाएं हैं वो इस हाल में आती थी। दोस्तों ये जामी मस्जिद के अंदर से ही एक और रास्ता है जो होशंग शाह के मकबरे पर जाने का रास्ता है। ये इस तरह से रास्ता है, आइए इसके अंदर चलते हैं। उस तरफ से दीवार में, यहाँ भी दीवार से, और इस तरह से ऊपर गैलरी में चले जाता है ये रास्ता, और हम बाहर जाएंगे होशंग शाह के लिए। दोस्तों अब हम सामने की तरफ से होशंग शाह के मकबरे की ओर बढ़ रहे हैं। के मकबरे के बाहर आपको ये शिलालेख मिल जाएगा जो इसके बारे में जानकारी देता है कि यह होशंग शाह के द्वारा प्रारंभ हुआ और 1440 ईस्वी में महमूद खिलजी के द्वारा इसे पूरा किया गया। इसमें एक गुंबद वाले द्वार मंडप से प्रवेश किया जाता है। यह मकबरा एक चतुष्कोण के केंद्र में स्थित है और इसके ऊपर एक विशाल गुंबद तथा कोनों पर छोटे गुंबद है। इसके अंदर यवनिका कार्य और आभूषण युक्त संघाट विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ऐसा इस शिलालेख का कहना है। यह मकबरा एक पवित्र समाधि के रूप में विख्यात था। ये दोस्तों इस मकबरे का गेट है और उसके जो गुंबज है, और यहाँ भी आपको एक ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ की सारी इमारतों में इस ब्लू कलर का विशेष रूप से इस्तेमाल हुआ है, और शायद उसके पीछे रीज़न यही है कि ऐसा माना जाता है कि बाहर भी ब्लू कलर होता था, और जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती थी तो यह कलर खुलकर निखर कर आता था। और ये जामी मस्जिद के तीनों जो डोम है वो दिखाई दे रहे हैं, और उसके बैक साइड में यह होशंग शाह का मकबरा है। यह भी एक काफ़ी बड़ी इमारत है। और दोस्तों मैं आपको लेकर आ गया हूँ होशंग शाह के मकबरे के अंदर। इसकी भी अपनी एक दिलचस्प दास्तान है। बेसिकली मालवा के जो सूबेदार हुए दिलावर खां गोरी, उनका पुत्र होता था अल्प खां गोरी। अल्प खां ने अपने पिता और चाचा को मार कर होशंग शाह की पदवी धारण की और खुद को शासक घोषित कर दिया था। लेकिन उसी समय गुजरात में मुजफ्फर शाह का शासन था। उन्होंने जब इन पर आक्रमण किया तो इन्होंने यह बताया कि कुछ झूठी कहानी सुनाई और ये बताया कि शायद ये किसी एक्सीडेंट में पिता और चाचा मारे गए, और उसके बाद उनकी जो डमी कब्र थी वो यहाँ पर पीछे मैं आपको दिखाऊंगा। ये 2 कब्र वहाँ पर बनवाई गई। और होशंग शाह ने एक चीज़ और की, उन्होंने अपने जीते जी ही अपनी और अपने परिवार के 6 लोगों की जो कब्र थी वो यहाँ पर बनवाई, और होशंग शाह ने खुद का जो मकबरा है वो यहाँ पर डिज़ाइन करवाया। यह उस समय की पहली इमारत थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। बेसिकली एक संगीत स्कूल होता था जो जय सिंह परमार ने 1261 के आसपास बनवाया था, लेकिन बाद में होशंग शाह ने इसमें अफ़गानी स्थापत्य से इसकी डिज़ाइन चेंज की। और ऐसा भी माना जाता है कि जो ताजमहल की डिज़ाइन है वो बेसिकली कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर्ड है।
तो दोस्तों ये इस तरह से देखिए आप, लुक लाइक ताज महल हो जाता है ये। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन उससे इंस्पायर्ड ज़रूर है। मेन डोम है और मेन डोम के आसपास 4 डोम दिखाई दे रहे हैं कुछ इसी तरह से। और ताजमहल भी वाइट संगमरमर से है, यह भी सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई इमारत है। और ये जामी मस्जिद के डोम दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ से होशंग शाह के मकबरे का जो फ्रंट जो सफ़ेद संगमरमर से दिखाई दे रहा है, ये गेट था। दोस्तों यह एक धर्मशाला होती थी, इसका नाम ही धर्मशाला है। और इसमें रॉयल गेस्ट आकर थोड़ी देर ठहरते थे और उसके बाद फिर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते थे। आपको इतने पिलर दिखाई दे रहे हैं और ये पूरा हाल इतने पिलरों पर स्थापित है। लेकिन आपको जस्ट अंदर में यहाँ से लेकर चल रहा हूँ। ये जो पूरा हाल बैक साइड में है इसके, ये विदाउट पिलर पर है। इस पूरे हाल में आपको एक भी पिलर नहीं दिखाई देगा। इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत इस पूरे हाल को डिज़ाइन किया गया था। ये उतना ही लंबा है जितनी की लंबी धर्मशाला है। तो अपने आप में ये स्थापत्य के अद्भुत नमूने हैं। और आज करीब 7 से 8 सदियां बीत चुकी है, लेकिन आज भी यह अपनी वैभव की गाथा इसी तरह से सुना रहे हैं। दोस्तों ये जो सामने जो कब्र दिखाई दे रही है, ये वही डमी कब्रें हैं जो होशंग शाह ने बनवाई थी। 3 आगे हैं और पीछे की तरफ 2 हैं। इस तरह से 5 कब्र उनके द्वारा बनवाई गई थी। और ये होशंग शाह का मकबरा है। और दोस्तों मैं होशंग शाह के मकबरे के ठीक सामने आ गया हूँ। ठीक सामने से शूट कर रहा हूँ। गेट पर आपको कमल के फूलों की डिज़ाइन दिख रही है। पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ यह मकबरा है। इन सब स्थापत्य को देखने के बाद किसी दूसरी ही दुनिया में आप शामिल हो जाते हैं। इससे कहानियों और यादों का एक झुरमुट आपके सामने उमड़ने घुमड़ने लगता है। दोस्तों ये होशंग शाह का जो मकबरा है उसके बाहर गेट पर ये इस तरह से जो लिपि है उसमें ये लिखा हुआ है, जो ये बताता है कि यहाँ पे जो ताजमहल के जो बनाने वाले थे उस्ताद हामिद, वो यहाँ आए थे इसकी डिज़ाइन देखने के लिए। इस तरह का जिक्र यहाँ पर मिलता है। और दोस्तों ये होशंग शाह के मकबरे में ये जो सामने मेन दिखाई दे रही है, ये आपको होशंग शाह की डमी कब्र है। और साथ ही ये उनके परिवार के लोगों की कब्र है। फैक्ट कहते हैं कि या हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि ये डमी कब्र है। वास्तव में होशंग शाह उस ज़माने के नर्मदापुरम, जो कि बाद में होशंग शाह के द्वारा जीतने के बाद जिसे होशंगाबाद नाम दिया गया, वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी और उन्हें वहीं पर दफनाया गया था। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी यहाँ पर इस तरह का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में महमूद खिलजी ने पूरा करवाया था। यहाँ पर भी आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल इस स्थापत्य में दिखाई दे रहा है। दोस्तों और होशंग शाह मकबरे के मैं बाहर हूँ और अब आगे यहाँ से जो सफ़र होगा वो मेरा लोहानी गुफा की तरफ होगा। लेकिन फ़िलहाल चूँकि यह ब्लॉग लंबा हो चुका है तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग और मांडव का ये सफ़र आपको पसंद आ रहा होगा। यदि मेरा ये सफ़र आपको पसंद आ रहा हो और मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ साल ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। और यदि आपका साथ रहा तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार भी रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए व्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।